नमस्कार, एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सर्विसमैन का अंदर जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो सर्विस का एक्सपीरियंस है, उससे आप बहुत दूर तक जा सकते हैं अपने करियर में। पर हमारी सर्विसेज का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, वहाँ पे कई ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन है जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। हाँ दोस्तों, एक सर्विसमैन IAS IPS बन सकता है। यस, डेफिनेटली बन सकता है। ग्रुप C एंड ग्रुप D, स्वीपर, झाड़ू वाला, सफाई वाला, पियोन, चौकीदार, ये सब के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्विसमैन के लिए कोटा रखा हुआ है। कुछ लिमिटेड कोटा है ग्रुप C के लिए, जैसे कि क्लर्क एंड अकाउंटेंट, ये सब पोस्ट के लिए। बाकी इंस्पेक्टर लेवल का जो पोस्ट है, जो ग्रुप B सर्विसेज है, वहाँ पे तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो कि गिने चुने कुछ वैकेंसीज होते हैं हर साल। इसके अलावा आपको या तो क्लरिकल में ज्वाइन करना पड़ेगा या तो फिर वही पियोन का रैंक में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे क्यों है? ये कभी एक्सेप्टेड नहीं है कि एक सर्विसमैन जो कि 15 साल, 20 साल या 25 साल सर्विस कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या उनका काबिलियत एक पियोन बनने के लिए है, एक क्लर्क बनने के लिए है? कभी एक बार मौका दे के देखो। अभी तक का जो एज रिलैक्सेशन का रूल्स है, ये इस प्रकार है कि ग्रुप C एंड ग्रुप D के लिए और ग्रुप B नॉन गेजेटेड किसी सर्विस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, किसी भी तरह का कोई रिक्रूटमेंट है, तो उसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इस प्रकार है। देखिए, रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक सर्विसमैन रूल्स 1979, इसके तहत ये छूट दिया गया, जिसका कुछ हाल ही में 2016 में कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है, जो कि ग्रुप B नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए भी छूट दिया गया। तो टोटल इनका इसके लिए, ये सभी पोस्ट के लिए आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जितने साल आपने सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स, मान लीजिए आपने 15 ईयर्स सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स, तो 18 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो रिजर्वेशन है वो तो हर एक जगह के लिए अलग अलग है। जो पोस्ट है, ग्रुप C है या ग्रुप D है, PSU है, ऑटोनोमस बॉडी है, हर जगह अलग अलग। पर आज का जो बात हम करने जा रहे हैं वो है कि ग्रुप A एंड ग्रुप B गेजेटेड पोस्ट के लिए। हाँ दोस्तों, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जिसके तहत आप IAS IPS IRS इस टाइप का जो क्लास 1 ऑफिसर डायरेक्ट बनते हैं, जो कि देश का टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बैठते हैं, उस लेवल को आप कैसे अचीव करें। देखिए, आप में अगर काबिलियत है भी, तब भी आप ये सारे जो एग्जामिनेशन होता है ग्रुप A एंड ग्रुप B गेजेटेड सर्विस का, इसमें आप अपियर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके लिए आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो केवल मात्र 5 ईयर्स, ओनली 5 ईयर्स। ठीक है, जैसे कि जनरल कैटेगरी का है तो आपके लिए कितना होगा? फ्रेशर के लिए 32 ईयर्स होता है। आप अगर एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए कितना हो गया? 32 प्लस 5 साल का केवल छूट है, 37 ईयर्स। पर दोस्त, 37 ईयर से पहले कितने लोग रिटायर करते हैं? जो एवरेज एज होता है हमारा 38 ईयर्स का एवरेज एज होता है रिटायरमेंट का। तो फिर आप कैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम अपियर करेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। अगर आप नहीं कर सकते तो ये प्रोविजन रखा ही क्यों है? क्या सिर्फ और सिर्फ कुछ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए है? क्या जवान में कोई ऐसी ताकत नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है? दोस्तों, मैं ये चुनौती देता हूं, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार जाके तो देखो। गवर्नमेंट ऑफिसेस में बहुत सारे जवान JCOs ऐसे हैं जो कि क्लर्क लेवल में एंट्री करके आज डायरेक्टर बना हुआ है, जनरल मैनेजर बना हुआ है, कमिश्नर बना हुआ है, बहुत सारे मिलेंगे, पर वो प्रमोशन ले लेके बना हुआ है। उनको अगर मौका देते तो आज वो और भी ऊपर जा सकते थे, बट उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया। अगर आप उनको रिजर्वेशन नहीं देते हो एक सर्विसमैन का, कोई बात नहीं है, इतने ताकत तो है, सर्विसमैन बहुत ताकतवर होते हैं, उनमें बहुत इंटेलिजेंस ही होता है, टैलेंट बहुत है देश में, टैलेंट का कोई कमी नहीं है एक सर्विसमैन में। कमी ये है कि एक बार मौका दे के तो देखो। देखिए, अब इस पे बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं आज ये आपको बताना चाहूँगा कि इस विषय पर गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया और आज का डेट में ये जो इशू है कहाँ पर है। सबसे पहले ये तो 2014 में पहली बार इस मुद्दे को लेकर
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो डीजीआर होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ री एम्प्लॉयमेंट का जो होता है, रिसेटलमेंट का डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने पहली बार 2014 सितंबर में एक केस टेकअप किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स, जो भी चीज़ें मैंने अभी बताना है, ये जो भी करस्पॉन्डेंस हुआ है गवर्नमेंट के साथ, ये सारे जो रेफरेंस है वो आप हमारा जो वेबसाइट है www.esminfocraft.com, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो दोस्तों 2014 में पहली बार डीजीआर ने केस टेकअप किया, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। क्या केस टेकअप किया कि जैसे आप ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए जिस तरह से आप एज रिलैक्सेशन देते हैं, लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ठीक है, इसी तरह से अब जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ग्रुप ए एंड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे ऑल इंडिया एग्जाम का तहत नहीं होता है। और उसमें कौन ज्वाइन कर सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में? केवल मात्र रिटायर्ड ऑफिसर्स, उन्हीं को लिया जाता है। किसी ओआर को कभी भी उसका जो लास्ट रैंक था उससे ऊपर वाला रैंक में कभी नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। जिस ओआर का रैंक होता है क्या है? सिविल का जो नॉन गेजेटेड रैंक का इक्विवेलेंट होता है ना, तो फिर आपको कभी भी ग्रुप ए सर्विस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये वाला क्लॉज हम छोड़ ही देते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्या है कि जितने साल सर्विस किया प्लस 3 ईयर्स का छूट वहाँ दिया जाता है। पर इन्होंने एक केस टेकअप किया इस लेटर के तहत, 2014 का जो लेटर आप देख सकते हैं कि जेसीओज वार जो एक सर्विसमैन है, सभी के लिए, नॉट ओनली जेसीओज वार ऑफिसर्स, कोई भी कम्युनिटी हो, सभी एक सर्विसमैन के लिए जो ऑल इंडिया कंपैरेटिव एग्जाम का थ्रू रिक्रूटमेंट होता है ग्रुप ए एंड बी गेजेटेड सर्विसेज के लिए, उसमें सिमिलर टू ग्रुप सी एंड डी एंड बी नॉन गेजेटेड जैसे एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 ईयर्स, ये कंसिडर किया जाए। इस पर क्या हुआ? इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको लिखा कि ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल का जस्टिफिकेशन का साथ फाइल भेजे। फिर 2015 में वो फाइल वापस किया और 2016 में, देखिए एक साल लगता है, एक फाइल एक ही मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में जाने के लिए एक साल लगा जाते हैं। 2014 में गया डीजीआर से एमओडी में, फिर एमओडी से रिटर्न किया 2015 में, फिर 2016 में डीजीआर ने दोबारा उस फाइल को जैसे जस्टिफिकेशन मांगा था, वो जस्टिफिकेशन का साथ वो फाइल भेजा गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना था कि हम ये जो केस टेकअप करेंगे डीओपीटी के साथ, क्योंकि डीओपीटी होता है जो भी सिविल का जो जॉब होता है, जो भी रिक्रूटमेंट होता है, इसका रेगुलेटिंग अथॉरिटी होता है डीओपीटी। तो डीओपीटी के साथ केस टेकअप करेंगे और इसका जो भी कंक्लूजन होगा वो बताया जाएगा। पर 2000 ये जो सारी चीज़ें मैंने जो बताया, ये रेफरेंस मुझे कहाँ से मिला? देखिए, एक स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट हर साल पब्लिश होता है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में पब्लिश होता है। तो ये जो 2017 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसका लिंक इसमें दिया हुआ है, ये हमारा जो वेबसाइट है esminfocraft.com, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारा इस आर्टिकल का, और आर्टिकल के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप स्टैंडिंग कमेटी का 2017 का जो रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकते हैं। और उसमें क्लियरली ये बताया गया, ये सारे एक्शंस जो है किया गया था। पर इसके बाद 2016 का बाद 2017 का बाद क्या हुआ, इसका कोई रिपोर्ट ना कोई जानकारी किसी का पास है, सब सो गए बिल्कुल। मैंने खुद आरटीआई भी किया था, वो आज नहीं 3 साल पहले 2019 में मैंने आरटीआई डाला था, उसका भी कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब हमें नहीं मिला, ठीक है। तो अभी देखिए, हम सबको तो फैसिलिटीज़ चाहिए, राइट्स चाहिए, हम सबको लड़ने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं है। पर दोस्तों आज वो दिन आ गया, हर चीज़ आपको लड़के लेना पड़ेगा, राइट्स आपको छीनना पड़ेगा। आप कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहा है, ठीक है, कोई गलत चीज़ आप नहीं मांग रहा है। ओआरओपी का लड़ाई जो कि 45 ईयर्स तक लड़ने का बाद सक्सेस तो मिला है ना। पर आप जो चीज़ मांग रहे हैं, इससे तो गवर्नमेंट को कोई एक पैसे का खर्चा भी नहीं है, केवल आपको परमिट करना है। उसके बाद सिलेक्ट होना तो आपके ऊपर है। अगर आप में हिम्मत है, आप में क्षमता है, आप प्रूव करेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में सिलेक्ट, अगर आप क्रैक किया
तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से कि एज रिलैक्सेशन हमें दे दो कम से कम। बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पे तो ग्रुप ए जो स्टेट का सर्विसेज है वहाँ पे एज रिलैक्सेशन तो होता ही है, और साथ ही साथ आपको कहीं 10%, कहीं 15%, यूपी में इस साल 5% रिजर्वेशन दिया हुआ है ग्रुप ए सर्विस में, तो वहाँ पे तो कंसिडर किया गया। पर ज़्यादातर जो स्टेट्स है, 80% जो स्टेट्स है इंडिया का, वहाँ पे रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात है, एज रिलैक्सेशन भी नहीं है। एक सर्विसमैन के लिए कलम ही नहीं है, कोई कलम नहीं है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गेजेटेड सर्विसेज में कोई कलम नहीं है। मैं खुद वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लिए लड़ा था, मिनिस्ट्री तक पहुंचा था, पर उनका एक ही कहना है कि सेंटर का कोई ऐसा रूल नहीं है, इसलिए हम भी नहीं देंगे। सेंटर का रूल तो है, 5 साल सर्विसेज छूट का तो रूल है कम से कम, पर स्टेट वाला तो सरासर मना कर देते हैं कि कोई रूल ही नहीं है और कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ये है सिचुएशन। अब आपको अगर चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, आप ज़रूर ये जो रेफरेंसेस मैंने आपको बताया, इस रेफरेंसेस को लेकर के आप आरटीआई डालिए, पीजी पोर्टल में डालिए। अगर आप एक साथ बहुत लोग पीजी पोर्टल में, आरटीआई में इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही अथॉरिटी है जो कि केस टेकअप कर सकता है, और केस टेकअप किया भी है, पर इसके बाद बिल्कुल सो गए। तो इसको जगाना है, हमारा काम है जगाना। मैं आपका साथ हूँ। अगर आपको किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मुझे लिखें। मेरा मेल आईडी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इस मेल आईडी में मुझे मेल कर सकते हैं इस मैटर के ऊपर कोई जानकारी आपको अगर चाहिए तो। और जो लेटर का जो आप ड्राफ्टिंग है वो तो आपको आर्टिकल में ही मिल जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ये मेरे आर्टिकल में ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपना अधिकार को लेने के लिए आप लड़ेंगे और जीत आपका ही होगा। इस उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।